हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अपव्यू, तो अपव्यू की हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। तो आइए बढ़ते हैं आज हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपको दिया गया है, देखिए यहाँ से आपको एक अपव्यू दिया है। वो अपव्यू जो है इस रूप का है, 0। ये अपव्यू दिया है और साथ ही उसने ये भी कहा था आई जो है वो कोटि 2 का एक तत्सम का अपव्यू। तत्सम का अपव्यू जो आई होता है वो 2 कोटि का है, तो ये हो जाएगा 1001। तो आपको सिद्ध करना है आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू, आपको हल करना है, सिद्ध करना है सॉरी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ये दिया है आपको, ये सिद्ध करना है। देखिए यहाँ से कोई एक पक्ष लेकर चलिए और दूसरा पक्ष अगर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से आरएचएल लेकर चलते हैं, जिसका हल करना है वो हम आरएचएल लेकर चलेंगे। तो यहाँ से आई माइनस ए ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, आई की वैल्यू 1001 और माइनस ए की जो वैल्यू है वो 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये टेन अल्फा बाई 2, और ये 0, और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस, ये आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 1 से 0 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 0 से ये घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और इससे ये माइनस होगा तो ये माइनस का टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और 1 से 0 माइनस होगा तो वो 0 सॉरी 1 आ जाएगा। तो 1 से 0 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हो गया। तो इनको गुणा करना है, गुणा कर दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। देखिए 1 का कॉस से होगा कॉस अल्फा आ जाएगा, इसका इससे होगा। भाई गुणा करना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है, कैसे आपको गुणा करना है, सेम वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। प्लस और इसका गुणा, देखिए पहली रो का पहले स्तंभ से हो गया, पहली रो का दूसरे से करना है। तो यहाँ से माइनस का साइन अल्फा आएगा, और 1 से साइन अल्फा हो जाएगा, टेन अल्फा कॉस से होगा, तो प्लस यहाँ से हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब जो है इसका गुणा इससे करना है आपको, फिर से दूसरे का। तो यहाँ से हो जाएगा टेन माइनस का टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर 1 का साइन से होगा तो प्लस साइन अल्फा आ जाएगा, फिर इसका इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और 1 का कॉस से होगा तो प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। अब देखिए ये आपका कॉस अल्फा, इसको ऐसे रखिएगा, या चलिए इसको ऐसे रखना अभी, और यहाँ से साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 हम लिख सकते हैं, और साइन अल्फा का हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस इधर भी वही लगा दीजिएगा, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से जो है प्लस ये हो जाएगा, सॉरी टेन अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं हम साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, और इंटू ये कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका। दूसरे में क्या करना है आपको, माइनस टेन को चेंज कर दीजिएगा साइन और कॉस में, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, और प्लस ये हो जाएगा हाफ एंगल फार्मूला से कॉस अल्फा बाई 2, ये हो गया। यहाँ भी लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और टेन का कोई लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और प्लस ये कॉस अल्फा। तो अगर देखें तो ये इससे कट जाएगा, और कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 से कट जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं कटना है। तो देखिए जो बच्चे वो लिख के चले जाइए आप। यहां से इसका सूत्र लगा दीजिए हाफ एंगल फार्मूला का, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा। और यहां से अगर हम देखें तो माइनस का 2 साइन सॉरी
माइनस का साइन अल्फा बाई टू कॉमन, यहाँ से तो यहाँ से जो आपका बचेगा वो बच जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, प्लस का हो जाएगा और माइनस जब हम कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आपको मिल जाएगा कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ये मिलेगा। यहाँ से भी वही कंडीशन, यहाँ से हम साइन अल्फा बाई टू माइनस का कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और ये आपका हो जाएगा माइनस टू कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ से वही आपका हो जाएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इधर से, और प्लस का कॉस का फार्मूला लगा देंगे हाफ एंगल का, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या करना है आपको, अगर ये देखें तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू। अब इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेकर जब हम लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, सॉरी यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो ये टू भी बचेगा आपका, तो टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ भी वही प्रक्रिया साइन अल्फा बाई टू, और ये आपको हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। भाई एलसीएम लेके हल किया जा रहा है इसको, और इसमें जो मिलेगा आपको यहाँ से देखें तो ये मिल जाएगा आपको कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये मिल जाएगा। तो इसको मिटा रहे हैं। अब यहां से देखिएगा क्या करना है आपको, ये तो वैल्यू होती है वन, ये वन हो जाएगी, और ये माइनस का साइन अल्फा बाई टू, ये अगर हम इसके बटे में ले लें तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, और ये जो बचेगा आपका टू, अगर इसको हम लिखें तो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस, अब देखिए इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, ये हो जाएगा। यहां से लिखें तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये बटे में आएगा, और इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन। तो यहां से जो आपको मिला वो मिल जाएगा आपको, यहां से देखिए आपको जो मिलेगा वो मिलेगा वन, और ये बन गया माइनस का टेन अल्फा बाई टू, और ये अगर हम देखें तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा, यह आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो ये माइनस का टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस वन बच जाएगा, और ये बचेगा आपका वन। तो यहाँ से जो आपको मिला वो मिल गया वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा प्लस का, ये बचेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये वन बच जाएगा। तो ये वो हो गया, ये हमारा निकल के आ गया, एलएचएस इतना आ गया। अब सॉरी आरएचएस, एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस जो आपको दिया गया था आई प्लस ए दिया, आई प्लस ए, तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख दीजिएगा, आई की वैल्यू 1 0 0 1 है, और प्लस ए की जो वैल्यू आपको दी गई है वो 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू और 0, ये दी गई है आपको। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो 1 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, और ये 0 ये हो जाएगा आपका टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो एलएचएस और आरएचएस बराबर होंगे, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको हल करना है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था तो मुझको जो 2 बार लगभग मिटाना पड़ा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, हल करते जाइए। अगर वीडियो आपको
जैसे मिटा दिया गया ना समझ में आ रहा, तो आपको रोक रोक कर वीडियो आप लोग जो है वो नोट करते जाएंगे तो आसानी से, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया 19 नंबर, इसमें कहा गया कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक व्यापार संघ है और उसके पास जो रुपयों का कोष है वो 30,000 रुपया है उसके पास। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसके पास 30,000 रुपया है। इतना रुपया है उसके पास, जिन्हें दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड में 5% वार्षिक ब्याज, तो पहले बांड में जो आपको मिल रहा ब्याज वो 5% है और दूसरे बांड में जो ब्याज मिलता है वो 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप व्युह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटेगी जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। पहला इसमें 2 पॉइंट दिए गए, पहला दिया गया कि 1,800 रुपया मिले और दूसरा दिया गया है बी नंबर 2,000 रुपया मिले। इतना 2,000 रुपये मिले। पहले जो है किस प्रकार उसको निवेशित किया जाए कि 1,800 लाभ हो, उसके बाद किस प्रकार निवेशित किया जाए कि 2,000 लाभ हो। तो इसमें हम ये मान लेते हैं, ये कैसे हल करना, माना प्रथम बांड में निवेशित राशि बराबर x रुपये। ये जो है x रुपया उसमें निवेशित किया गया है, ये पहले प्रकार से हमने मान लिया। अब जो है दूसरे बांड में निवेशित राशि क्या हो जाएगी, तो भाई कुल 30,000 है, एक में x हो गई तो दूसरे में क्या हो जाएगी 30,000 माइनस x, इतने रुपया हो जाएगी निवेशित। दोनों प्रकार, पहले प्रकार बांड में निवेशित राशि x रुपया और दूसरे प्रकार में निवेशित राशि 30,000 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि भाई दो प्रकार के बांड लेने थे। अगर एक में हमने x रुपया लगा दिया तो दूसरे में जितना बचेगा उतना ही तो निवेशित करेंगे, उतना ही तो लगाएंगे। तो इस प्रकार प्रश्नानुसार यहां से मान लीजिए, माना, अब देखिए आप व्यू के रूप में इसको लिखना है तो a बराबर आपको मान लेना है x और 30,000 x और दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x, और वह b बराबर आपको मान लेना जो आपको ब्याज दिया गया है। भाई इतना ब्याज जब मिल रहा है तब जाके उसको 18% लाभ हो रहा है, पहले कंडीशन पे है। तो यहां से हो जाएगा आपका 5% और 7%, ये मान लिया गया। अब जो है प्रश्न के अनुसार जो हमको प्रयोग करना है वो आव्यूह गुणन का प्रयोग करना है। तो यहां से तो प्रश्नानुसार इसमें लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो होगा आपका वो हो जाएगा ए बी बराबर, यानी इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना लाभ हो रहा है 1,800। ए की वैल्यू आपको दी गई है x 30,000 माइनस x, और b की जो वैल्यू दी गई है वो है 5% और 7% बराबर 1,800। इन दोनों का गुणा करिएगा, रो का कॉलम से गुणा होगा। भाई अब देखिए एक को रो एक को कॉलम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आव्यूह गुणन का प्रयोग करना है। आव्यूह गुणन का प्रयोग करने का मतलब आव्यूहों का तभी गुणा हो सकता है जब इनके पहले में जो स्तंभों की संख्या हो दूसरे में पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो एक को वर्टिकल और एक को जो है आपको हॉरिजॉन्टल आपको मानना ही मानना है। तो यहाँ से क्या करना है, दोनों का गुणा करेंगे। x का इससे गुणा होगा, x का गुणे 5% और ये हो जाएगा इसका गुणा इससे होना है तो प्लस 30,000 माइनस x का 7%, ये हो जाएगा बराबर जो आपको मिलेगा वो 1800 आपको दिया गया। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत में दिया है, इसको चेंज कर लीजिएगा। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 5x/100 माइनस, इसको अगर लिखें तो 7 का इससे गुणा हो जाएगा तो 7 3 प्लस 7 3 21 2,10,000 हो जाएगा माइनस x 7x बटे 100 हो जाएगा बराबर 18,000 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको जब हल करेंगे तो ये आपको जो मिल जाएगा, देखिए एक ही अवयव है इसमें,
तो यहाँ से जो ये होगा यानी 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बटे 100 बराबर 1800 आ जाएगा। इसको उधर भेज दीजिएगा तो यहाँ से बचेगा आपका 21 2,10,000 और इससे घटा देंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा बराबर 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। तो इसको 2x को इधर भेज दीजिए, इसको इधर जाइए तो ये 2,10,000 माइनस 1,80,000 बराबर 2x। तो यहाँ से जो बचेगा 4 जीरो से आएंगे आपके और भाई 11 से 8 3 11 30,000 बच जाएगा बराबर का 2x। ये घट के आ जाएगा 15,000 बराबर x, यानी तो x बराबर आपको कितना मिल गया 15,000 मिल गया। तो पहले प्रकार के बांड में तो यहां से लिख देंगे, ये प्रश्नानुसार यहां मत लिखिएगा, यहाँ पहले पार्ट का लिया गया तो a बराबर आप ये मान लेंगे, b बराबर मान लेंगे, तो प्रश्नानुसार ये ले लेना। अब देखिएगा तो अतः पहले बांड में निवेशित राशि, देखिए x माना था, ये कितना हो जाएगा 15,000, x का मान 15,000 रुपया है। फिर दूसरे बांड में निवेशित राशि ये हो जाएगा भाई 30,000 माइनस 15,000 करेंगे तो यहां से भी आपको जो मिलेगा वो 15,000 रुपया मिल जाएगा। तो ये हो गया पहले का आंसर, यानी इसमें जो है अगर वो पहले में भी 15,000 दूसरे में 15,000 रुपया लगा रहा है तब जाके उसको जो लाभ हो रहा है वो 1,800 रुपया हो रहा है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट आपको करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। तो सेकंड पार्ट उसने कहा कि लाभ कितना हो 2,000, तो लाभ जब 2,000 होगा तो चूंकि यहां से ए बी बराबर हो जाएगा 2,000, तो ए की वैल्यू है आपकी x और 30,000 माइनस x और बी की वैल्यू है 5% और 7% बराबर 2,000 हो जाएगा। तो यहां से इसका गुणा करिएगा तो x गुणे 5% और 30,000 माइनस x गुणे 7% बराबर 2,000 आ जाएगा, सॉरी प्लस 2,000 प्लस यहाँ बराबर 2,000। तो यहां से जो है तो इसको हल करेंगे अगर तो प्रतिशत में इसको चेंज करिएगा तो ये आ जाएगा 5x/100 और ये हो जाएगा 7 3 21 वही 2,10,000 माइनस 7x बटे 100 आ जाएगा। और इसको प्रतिशत में था तो इसको चेंज करेंगे तो 7/100 हो जाएगा, अंदर गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको बराबर 2,000। तो यहां से हल करेंगे तो 100 इसका एलसीएम हो जाएगा, एक ही अवयव है बराबर इसके ही होना है। ये 5x प्लस माइनस 7x बराबर 2,000, इसको सॉरी ये 100 है 1,000 नहीं, इसको इधर भेज दीजिएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो 2,10,000 माइनस का 2x बचेगा बराबर हो जाएगा 2,00,000। तो इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए। तो 2,10,000 माइनस 2,00,000 बराबर 2x हो जाएगा। देखिए 4 जीरो बच जाएंगे आपके, यानी 2,10,000 से 2,00,000 घटा देना है तो 10,000 बच जाएगा सीधे सीधे बराबर 2x। इसको काट दीजिएगा तो 5,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर जो आपको मिला वो 5,000 मिल गया, 5,000। तो यहां से लिखेंगे आपका पहले बांड में निवेशित राशि बराबर, देखिए x मान रखा था तो ये हो जाएगी आपका x का मान आया 5,000 तो ये 5,000 रुपया हो जाएगा। और दूसरे बांड में निवेशित राशि जो है वो आपकी हो जाएगी 30,000 माइनस 5,000, यानी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 25,000।
तो इस तरीके से पहले प्रकार में 5,000 का बॉन्ड, वो 5,000 लगाए, और दूसरे में अगर 25 लगाए, तब जाके उसे जो लाभ होना है, वो आपका जो लाभ होगा वो 2,000 रुपए का लाभ होगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है, इसमें ये दिया गया कि किसी स्कूल की पुस्तकों की एक दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। तो आप बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने में दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहां से देखिए, यहां से जो आपको क्वेश्चन दिया गया वो पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन है रसायन विज्ञान, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो रसायन विज्ञान की पुस्तक, कुल पुस्तक या पुस्तकें, कुल पुस्तक या पुस्तकें लिखें, रसायन विज्ञान की कुल पुस्तकें दीजिए। कुल पुस्तकें आपकी कितनी रखी हुई है भाई, 10 दर्जन कहा तो 10, एक दर्जन में 12 होती है, बराबर 120, इतनी पुस्तकें हो गई। अब जो 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान की कुल पुस्तकें, अब इसकी कुल पुस्तकें जो है वो है 8, 8 गुणे 12, 12 की 96 पुस्तकें हो गई। और 10 दर्जन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की कुल पुस्तकें बराबर हो जाएगा 10 गुणे 12। भाई एक दर्जन में 12 पुस्तकें होंगी, दर्जन में जो है कोई भी वस्तु ली जाए तो उसमें 12 होती। तो भाई एक दर्जन रसायन भी, तो 10 दर्जन इसकी है तो कुल कितनी होंगी, 120 होंगी, इसकी 96 होंगी, 10 की भी 120 होंगी। और पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य दिया है रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान की प्रति पुस्तक मूल्य वो आपको दिया है 80 रुपया। और भौतिक विज्ञान की प्रति पुस्तक जो मूल्य दिया गया है वो 60 रुपया दिया गया। और 40 रुपया प्रति पुस्तक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की प्रति पुस्तक मूल्य बराबर 40 रुपया दिया गया। अब देखिए इसको जो है, इसमें आपको यह निकालना है कि आप बीजगणित का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने में उसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो भाई कितनी धनराशि, 120 का 80 से गुणा कर दे, 96 का 60 से गुणा कर दे, 120 का 40 से, क्योंकि भाई ये इसकी इतनी पुस्तकें हैं, इतना एक पुस्तक का मूल्य, तो गुणा कर दे, सबको जोड़ दे तो पता चल जाएगा कि हमको कुल कितनी पुस्तकें प्राप्त हो रही। लेकिन इसको आपको करना है आप बीजगणित के गुणन द्वारा। तो यहां से आपको मान लेना है, माना ए बराबर, पहले पुस्तकों को मान लीजिएगा, 120, 96 और 120। बी बराबर, अब दोनों का गुणा, इसमें भाई 3 स्तंभ है तो 3 पंक्तियां होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 80, 60, 40, तभी इन दोनों का गुणा संभव है। तो ये हो गया आपका। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा यहां से, तो यहां से यानी गुणा करना है, तो दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि, यहां से लिखेंगे दुकानदार को प्राप्त कुल धनराशि, भाई कितनी हो जाएगी, ए बी, मतलब ए और बी का गुणा। तो यहां से हो जाएगा ए की जो वैल्यू आपको दी गई है वो 120, 96, 120, और जो बी की वैल्यू दी गई है वो 80, 60, 40 दी गई, गुणा कर दीजिएगा इन दोनों का। तो 120 का 12 की 96, 12 की 96 गुणा करेंगे तो ये 9600 आ जाएंगे, 96 का 6 से गुणा कर दीजिएगा तो 6 छंग 36, ये जीरो रहेगा ही रहेगा, 6 छंग 36 और 6 9 54, 54 और 3 57, ये हो जाएगा। और 12 चौक 48, सॉरी प्लस रहेगा सामने, 48,
ये आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से इतनी हो गई, सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो 2 जीरो, तो 0 0 0 आ जाएगा, और 0 6 6 रहेगा, 8 7 15 15 6 21 हो जाएगा, और 4 5 4 9 9 9 18 18 2 20। तो कुल जो है आपको जो मिलना है दुकानदार को, वो मिलेगा 20,160 रुपया दुकानदार को प्राप्त होगा। तो दुकानदार को जो प्राप्त कुल धनराशि होगी वो आपको जो मिलेगी वो 20,160 सभी पुस्तकों को बेचने पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपको दिया गया उसमें यह कहा है कि मान लीजिए यदि x y z w p क्रमशः 2 गुणे n 3 गुणे k 2 गुणे p n गुणे 3 और p गुणे k कोटियों के अवयव है, तो नीचे दिए गए प्रश्नों संख्या 21 और 22 के सही उत्तर चुनिए। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके। तो सबसे पहले x की जो कोटि दी गई वो हम लिख लेते हैं। x की जो कोटि दी गई है आपको वो 2 गुणे n है, ध्यान दीजिएगा। y की जो कोटि दी गई है वो आपको दी गई है 3 गुणे k, और z की जो दी गई है वो 2 गुणे p दी गई है, और w की जो दी गई है n गुणे 3 दी गई है, और p की जो दी गई है वो p गुणे k दी गई है। ये दिया है, ये इनकी कोटियां दी गई हैं x y z w और p के p आप भी हो के। तो 21 नंबर जो प्रश्न दिया है तो उसमें ये कहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू आई के परिभाषित होने के लिए एन के और पी में क्या प्रतिबंध होगा। पहला आपको दिया है, इसमें 4 विकल्प आपको दिए हैं कि के बराबर 3, पी बराबर एन, और के स्वच्छ है। दूसरा दिया है के स्वच्छ है, और साथ ही साथ आपको पी बराबर 2 दिया है, और सी नंबर जो विकल्प दिया है वो आपको दिया है पी स्वच्छ है, के बराबर 3, और डी जो दिया है आपको वो दिया है के बराबर 2 पी बराबर 3। ये दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये कोटियां इसको परिभाषित होने के लिए के, पी और एन में क्या संबंध होगा ये आपको बताना। ये 4 विकल्प आपको दिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां से देखें पी की जो कोटि है वो वहां पर जो है आपको पी गुणे की दी गई, क्यों दी गई, यानी पी की जो कोटि है वो पी गुणे के है, और वाई की जो कोटि आपको दी गई है वो 3 गुणे के है। तो देखिए इन दोनों का गुणा कब संभव होगा, इन दोनों का गुणा तभी संभव होगा जब इसमें स्तंभों की संख्या जो है इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहां से लिखेंगे पी वाई परिभाषित है, परिभाषित होगा यदि, अब ध्यान दीजिए भाई इसमें जो है कितने स्तंभ, के स्तंभ है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं 3। तो इसका मतलब अगर के का मान जो है 3 हो जाए तभी इन दोनों का गुणा संभव हो पाएगा। भाई इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तभी जो है इन दोनों का गुणा संभव हो पाएगा। तो यहां से के बराबर जो आपको मिल जाएगा वो 3, अगर के की वैल्यू 3 हो जाएगी तभी जो है इन दोनों का गुणा संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले जब परिभाषा बताई थी संभव है कि नहीं है उस कंडीशन पर वहां भी बताया था, क्वेश्चन हल करवा रहे थे पिछले वीडियो में, तो वहां भी मैंने बताया था कि अगर कोई अवयव आपका ए जो है वो एम गुणे पी में दिया है और बी जो है वो पी गुणे एन में दिया है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा तभी संभव होगा, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा ए बी वो आपको एम गुणे पी मिलेगा, एन मिलेगा। एम गुणे एन का मतलब क्या हो गया, इस कोटि का अवयव मिलेगा इन दोनों का जब गुणा करेंगे। तो ये देखिए इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या वहां पे बराबर ली गई। और मैंने परिभाषा में भी बताया था कि ए बी तभी संभव है यदि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो पी वाई का तभी गुणा हो पाएगा जब के की वैल्यू 3 होगी। अब यहां से फिर लिखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू की जो आपको कोटि दी गई है वो दी गई है एन गुणे 3, यानी डब्ल्यू किस कोटि का है, एन गुणे 3 का। तो यहां से वाई जो है वो किस कोटि का है, वाई जो है वो 3 गुणे के कोटि का है। अब देखिए W जो है एन गुणे 3 और ये जो है वो 3 गुणे के की वैल्यू दी गई। तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू आई जो होगा
वो भाई इसमें पंक्तियों की संख्या और इसमें स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो डब्ल्यू आई तो आपका परिभाषित है, यहां से दिया गया है, और इसकी कोटि क्या होगी, तो डब्ल्यू आई परिभाषित जिसकी कोटि, अब देखिए इस सूत्र का जो मैंने आपको बताया था, अगर ए इस कोटि का है, ये इस कोटि का है, तो इन दोनों का जो गुणनफल की कोटि होगी वो जो आपकी बन जाएगी, वो बन जाएगी m इंटू एन, m इंटू एन। तो यहां से अगर देखें तो n इंटू के कोटि होगी, और k की वैल्यू क्या निकली है आपकी 3, तो इसका मतलब ये आ जाएगा n गुणे 3, ये हो जाएगा आपका n गुणे 3 है। अब पी वाई की अगर हम कोटि देखें तो पी वाई तभी संभव होगा जब, तो यहां से लिख दीजिएगा, यहां से कि पी वाई की कोटि अगर पी वाई की कोटि हम देखें तो के बराबर भाई 3 है, तभी इनका संभव है। और पी वाई की जो कोटि बनेगी वो पी गुणे के बनेगी, और के की वैल्यू 3 दी गई है, तो ये पी गुणे 3 बन जाएगी। तो भाई मैंने आपको तभी बताया था कि ए और बी जोड़ना या घटाना तभी संभव है जब ए अवयव ए की कोटि और अवयव बी की कोटि समान हो, तभी इनको आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहां से पी वाई और डब्ल्यू वाई को हम तभी जोड़ पाएंगे जब पी वाई की कोटि और डब्ल्यू वाई की कोटि समान होगी। तो पी वाई की कोटि और डब्ल्यू वाई की कोटि कब समान होगी, जब पी का मान एन के बराबर हो जाएगा, पी का मान एन के बराबर हो जाएगा, यानी पी बराबर जब एन होगा तभी जो है इन दोनों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, क्योंकि ये मान तो आपका बराबर हाई है। तो यहां से देखें तो के बराबर आपका 3 किसमें दिया है, ये विकल्प आपको दिया है, और साथ में पी बराबर एन आपको कौन सा दिया है, इसलिए दिया। तो इस तरीके से इसका जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका सही है। तो इसको एक बार पुनः समझ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है आपका, ये आपको कोटियां दी गई थी, इसका मान उसने पूछा था। तो इसके लिए देखिए पी की कोटि ये दी गई, वाई की कोटि ये दी गई। तो पी आई तब कब परिभाषित होगा, जब पी में स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या, तो ये हो गई स्तंभों की संख्या और ये हो गई पंक्तियों की संख्या, ये आपस में बराबर होगी। तो यानी ये परिभाषित होगा यदि के की बराबर 3, तो उस कंडीशन पर पी वाई की जो कोटि होगी वो क्या बनेगी, मैंने बताया था अगर ए एम गुणे पी और बी जो है वो पी गुणे एन का अवयव है, दोनों कोटि के अवयव है, तो इन दोनों का जो गुणनफल ए बी होगा वो एम गुणे एन का होता है। तो पी वाई जो होगा, तो पी वाई जो होगा वो पी गुणे के का हो जाएगा, और के की वैल्यू 3 दी गई। तो इस तरीके से पी वाई की जो कोटि बनी वो इतनी बनी। और यहाँ से डब्ल्यू वाई, और डब्ल्यू वाई को देखिए डब्ल्यू की एन गुणे 3 है और वाई की जो 3 गुणे एन है, तो इसमें तो भाई इसमें पंक्तियों और स्तंभ है परस्पर बराबर हो गए, तो ये तो संभव है, जिसकी कोटि क्या बनेगी, एन बराबर के बन जाएगा, सॉरी एन इंटू के बन जाएगा, वही उसी अनुसार। तो एन और के जो होगी इसकी कोटि बन जाएगी डब्ल्यू आई की। अब के की वैल्यू 3 है। अब देखिए इन दोनों को कब जोड़ा जा सकता है, जब इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर हो। तो इसकी जो कोटि आई है पी वाई की वो पी गुणे 3 दी गई है, और डब्ल्यू आई की जो कोटि आई है वो एन गुणे 3 दी गई। तो ये दोनों कब बराबर होंगे, जब पी आपस में एन के बराबर हो जाए, जब पी का मान एन के बराबर हो जाएगा तब इन दोनों, ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका विकल्प नंबर पहला था वो आपका सही है, यानी पी बराबर जब एन होगा और के बराबर 3 होगा तो यही आपका आंसर आएगा। तो इसका हल तभी संभव होगा जब के बराबर 3 और पी बराबर एन। वो कैसे होगा ये आपको बताया गया है। आइए इसके हम दूसरा विकल्प देखते हैं, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में आपको जो दिया है, इसमें यह दिया है यदि एन बराबर पी, एन बराबर पी दिया है, तो 7x माइनस 5z की कोटि होगी। अब देखिए 7x, x की कोटि कितनी है आपकी, 2 गुणे n, और सॉरी विकल्प इसके देख लीजिए कौन कौन से दिए हैं। विकल्प आपका दिया है p गुणे 2, और ये 2 गुणे n, और c दिया है n गुणे 3, और d दिया है आपको p गुणे n। तो देखिए x की जो कोटि है वो 2 गुणे n की, z की जो कोटि है वो 2 गुणे p की कोटि है। तो ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को कब आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, जब इसका मान इसके बराबर हो जाए, यानी इसका मान इसके बराबर हो जाए। तो x y चाहे इसकी गुणे में चाहे जो अचर पद हो,
इससे आपसे नहीं लेने देना। एक्स वाई तभी संभव है, ये तभी जो आपस में घट सकते हैं जब इसका मान इसके बराबर हो जाए। तो इसका मान इसके बराबर, अब देखिए यहां से आपको n बराबर p ऑलरेडी दिया गया है, n बराबर p दिया गया है, तो अगर हम n के स्थान पर p रख दें तो 2 गुणे p आएगा, जो इसमें नहीं है, 2 गुणे p नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां से लिख देंगे चूंकि p बराबर n या n बराबर p, तो p बराबर भी n है, तो p के स्थान पर अगर n रख दें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे n है, और यहां से ये मिल जाएगा आपको 2 गुणे n मिल जाएगा। तो इस तरीके से 2 गुणे n दोनों का मान बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो इसकी जो कोटि बनेगी वो 2 गुणे n बन जाएगी। तो 2 गुणे n कौन सा है, इसका विकल्प नंबर 3 है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए, इसको फिर से समझाया दे रहे हैं। देखिए एक चीज, x की जो कोटि दी गई है वो 2 गुणे n दी गई है, y की सॉरी z की जो कोटि दी गई वो 2 गुणे p दी गई, और साथ ही साथ आपको दिया है n बराबर p। अगर n के स्थान पे हम p रख दें तो ये 2 गुणे p के रूप बन जाएगा, दोनों समान हो जाएंगे, जुड़ घट सकती है, लेकिन n गुणे p सॉरी 2 गुणे p कहीं है नहीं, इसमें 2 गुणे p नहीं है, p गुणे 2 है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, n बराबर p रख देंगे। n बराबर जब हम p रखेंगे तो ये 2 गुणे p ये भी हो जाएगा, और 2 गुणे p ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो x जो कोड बन जाएगी वो 2 गुणे p, और z की जो कोड है वो भी 2 गुणे p। तब इन दोनों को आपस में घटाया जा सकता है। तो इसका जो अंतर आएगा, मतलब आंसर आएगा किस कोटि का जो आपको प्राप्त होगा, वो आपको प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे p नहीं दिया, n बराबर p रख दीजिएगा, n बराबर p नहीं, p बराबर n रखना, सॉरी p बराबर n रख दीजिएगा, क्योंकि अगर हम n बराबर p रखेंगे तो n के स्थान पे जब p रखेंगे तो 2 गुणे p मिलना चाहिए, जो कहीं नहीं, और जब p बराबर हम 2 रख देंगे, सॉरी n रख देंगे, तो ये तो रहेगा इस रूप में, तो ये आपका हो जाएगा इस रूप में, z जो है वो 2 गुणे n के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका विकल्प नंबर जो बी है वो आपको सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।